स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बेटा 3 क्लास में हम क्या देख चुके हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर इतिहास का बहुत सारा कवर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भी जान चुके हैं। अतीत क्या है, अतीत के बारे में कैसे जाने, ये कल हम जान रहे थे, है ना। अतीत क्या है, अतीत के बारे में कैसे जाने, नदियाँ, नदी घाटी और अन्य नदियाँ, पर्वत, पहाड़ियाँ, यात्रा, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इन 3 क्लासों में। कल हमने क्या देखना चालू कर दिया थे, अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। उसके पहले हमने देखा था अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, उसको बता दिया था। अब कल से हमने देखना अपने चैप्टर में चालू किया था अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक, तो एक तरीका मैंने क्या बताया था, या आप लोगों ने, मैंने आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पांडुलिपियों के द्वारा, जो हाथ से लिखित पुरानी लिपियां हैं उनके द्वारा हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है सर। दूसरा तरीका क्या बताया था, अभिलेखों के द्वारा, जो पत्थर पे या धातुओं पर जो लेख लिखा दिए जाते हैं उन्हें क्या अभिलेख बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, आपको फोटो भी दिखाया था, आपकी किताब में भी है, अशोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब उसी में आगे चलते हैं और कैसे जान सकते हैं। ठीक, आगे आओगे आप, उससे पहले एक देखना, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम बता सकती हो, ये पाठक पूछ रहा है जिसने किताब लिखी है, राइटर, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ थे और ऐसा करने में क्या कठिनाइयां आती थी। बता कह सकते, बिल्कुल बता देंगे बेटा, आराम से बता देंगे। पहले देख लेते हैं अपना आगे का, फिर इसको बताते हैं। 2 तरीके देख लिए अतीत के बारे में जानने का। एक तरीका क्या, पांडुलिपि, एक तरीका क्या, पांडुलिपि। ठीक, दूसरा तरीका क्या, अभिलेख, दूसरा तरीका क्या, अभिलेख। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे और तरीका क्या हो सकता है, आगे और तरीका क्या हो सकता है। क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, हिस्टोग्राफर कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंट, पक्की मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी ना नष्ट होने वाले होते हैं। चलो क्या लिखा है, इतना सब पढ़ के सुना दिया सर, तो मेरी किताब में भी लिखा है, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। 2 तरीके बताए, पांडुलिपि और अभिलेख। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है अतीत को जानने का। तीसरा तरीका या तीसरा स्तंभ हो सकते हैं आपके पुरातत्वविद। पुरातत्व मतलब जो आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, पुरातत्वविद, हाँ हिस्टोग्राफर तो इतिहासविद हो गए, जो पुरानी चीजों की क्या करते हैं, खोज करते हैं, और पुरानी चीजों की खोज करेंगे, जमीन की खुदाई करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यक्ति हुए दयाराम साहनी, उन्होंने खुदाई की उस जगह, तो उन्हें क्या मिली, सिंधु घाटी सभ्यता मिली, है ना। तो ऐसी पुरातत्वविद होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस समय की जो बहुत समय पुरानी क्या बनी हुई है, इमारतें बनी हुई हैं, है ना, क्या बनी हुई हैं, इमारतें, ईंटें, इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियां, इनका अध्ययन करते हैं। इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उस समय के कुछ हथियार हैं, कुछ औजार हैं, उनको देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तब वो पता लगाते हैं कि ये उस समय की घटना है। क्या करते हैं, ये आपके जो पुरातत्वविद होते हैं इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, डीपली एक नॉलेज करेंगे या उनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन के द्वारा पता लगाते हैं कि ये चीज़ उस समय हुई होगी, ये चित्र आज से इतने साल पुराना होगा। आप अभी देखते हो ना, आप तो अखबार तो खैर क्या ही पढ़ते होगे, आपका अपने मम्मी पापा से पूछना कि अखबार में आता है कभी कभी कि एक जमीन से एक मूर्ति मिली है और ये लगभग कितनी साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। अब उसका पता कैसे लगाया, उसका पता कैसे लगाया, इन्हीं पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति का अध्ययन किया और उसकी आयु का पता लगाया। तो एक अतीत के बारे में, एक अतीत को जानने का तरीका आपके क्या हो सकते हैं, आपके पुरातत्वविद। ठीक है, ये जो काम करते हैं मूर्तियों पर, मंदिरों पर, ये अच्छा भी है। क्यों, मूर्ति हुई, मंदिर हुई या चित्र हुए, इतनी जल्दी कठोर होते हैं, ये इतनी जल्दी नष्ट होने वाले नहीं है।
तो इनसे अतीत के बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो सकता है अतीत को जानने का आपका? पांडुलिपि, दूसरा अभिलेख, और तीसरा आपका क्या? पुरातत्वविद, जो मूर्तियों, मंदिरों, चित्रों, इन सब का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं। ठीक है ना? चलो, और क्या करते हैं पुरातत्वविद आपके? और क्या करते हैं पुरातत्वविद? जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं और उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब पुरातत्वविद क्या करते हैं? जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? कैसे पता चलेगा कि उस समय का व्यक्ति क्या खाता था? गेहूं की खेती जो मैंने आपको बताई, चावल जौ की खेती जो मैंने आपको बताई, आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुई। तो कहीं ना कहीं गेहूं के और चावल के क्या मिले होंगे? दाने मिले। जौ के और गेहूं के क्या मिले होंगे? दाने मिले होंगे। खुदाई की होगी इन पुरातत्वविदों ने। जब उन्हें दाने मिले होंगे या छोटे छोटे जो भी उसके अवशेष मिले होंगे, तब उन्हें पता चला होगा उससे क्या कि हाँ, गेहूं की खेती उस समय होने लगी थी। इसी प्रकार ये क्या करते हैं? जानवरों की, मछलियों की, पक्षियों की, चिड़ियों की हड्डियां ढूंढते हैं। उससे ये जानने में मदद मिलती है कि मनुष्य उस समय क्या खाता था। क्या पक्षी भी खा जाता था? क्या केवल अनाज पर निर्भर रहता था, है ना, या फिर आपके मछलियां खाता था? उसे जानने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। ठीक। वनस्पतियों के अवशेष उस समय नहीं मिल पाते। वनस्पति यानी आपके जो पेड़ पौधे हैं, इनकी कुछ कुछ के अवशेष मिल जाते हैं, कुछ कुछ के नहीं मिल पाते हैं। ठीक है ना? अगर यही वनस्पति जली हुई लकड़ी वगैरह हो तो वो दब जाती, तो मिल जाते हैं, इनकी जानना मुश्किल होता है। ठीक है? तो तीसरा कारण आपके पुरातत्वविद पता लगा लेते हैं मूर्ति कितनी पुरानी है, आपकी जो बिल्डिंग या जो भवन है वो कितना पुराना है। अगर किसी जानवर का शव मिल रहा है तो बता देंगे लोग क्या खाते थे। ठीक है ना? तीसरे आपका तरीका ये हो सकता है अतीत के बारे में जानने का। ठीक। अब आप यहां देखना क्या लिखा हुआ है? बाएं। बाएं यानी ये वाला, बाएं यानी ये वाला, बाएं लेफ्ट। और नीचे लिखा हुआ है दाएं। एक लिखा है बाएं, एक लिखा है दाएं। एक लिखा है बाएं और एक लिखा हुआ है क्या? दाएं। क्या लिखा है? एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। मतलब ये आपको जो मिट्टी का घड़ा दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी का जो घड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या है? कहीं ना कहीं खुदाई की होगी किसने? पुरातत्वविद ने, है ना? जब खुदाई की होगी तो उन्हें क्या मिला? मिट्टी का एक घड़ा। अब इसके बारे में जब अध्ययन किया, इस पे जो कलाकृति आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है, उस आकृति से क्या पता चला? ये आकृति तो आज से 4700 वर्ष पूर्व या 4700 वर्ष पूर्व यूज होती थी। मतलब ये मिट्टी का घड़ा कितना पुराना है? 4700 वर्ष पूर्व पुराना है। ये किसने बताया? पुरातत्वविद ने बताया। अब दाएं में भी आप देखो क्या है? कुछ चांदी के सिक्के। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये दिखाइए, दे चांदी के सिक्के दे रहे हो। वर्तमान में आप चांदी के सिक्के देखना, घर पे होंगे सबके यहाँ, देख लेना, दिवाली में पूजा होगी तब भी दिखाई दे जाते हैं। तो पहले चांदी के सिक्के कैसे होते थे? ये होते थे। ठीक है, ऐसे होते थे। और ये कब के हैं? ये चांदी के सिक्के बेटा कब के हैं? 2500 वर्ष पूर्व पहले के, 2500 वर्ष पूर्व पहले के। आज से बात करें तो 2500 वर्ष पूर्व ये, और 2300 अभी चला है। लगभग 4600 वर्ष पूर्व पुराने क्या है आपके? सिक्के हैं। ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में ऐसे चांदी के सिक्के नहीं होते ना, वर्तमान में अलग टाइप के होते हैं। नीचे लिखा हुआ है हमारे द्वारा आज यूज में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के किस प्रकार भिन्न है। हमारे द्वारा यूज में आने वाले सिक्कों से सिक्के किस प्रकार भिन्न है? आप बताओ किस प्रकार भिन्न है? भिन्न मतलब अलग है। वर्तमान में जो सिक्के आते हैं चांदी के, उनकी एक क्या होती है? पर्टिकुलर आकृति होती है। वो क्या होते हैं? गोल होते हैं। क्या इनकी कोई पर्टिकुलर आकृति दिखाई दे रही है? कोई थोड़ा कहीं से झटका टूटा हुआ है, कोई पंचमुखी है, कोई चार मुखी है, दिखाई दे रहा है ना। और वर्तमान में जो चांदी के सिक्के आते हैं उस पे किसी की आकृति भी बनी होती है, या देवी की या किसी और की। लेकिन इन पे आप देख रहे हो आकृति तो नहीं दिखाई दे रही, कुछ लिपि जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रही है। तो इनकी कोई आकृति नहीं है। और जो वर्तमान में चांदी सिक्के उनकी क्या होती है? आकृति होती है। तो ये भी क्या है? इनकी खोज भी कैसे हुई?
पुरातत्वविदों ने ही तो की, जो आपके पुरातत्वविद थे उन लोगों ने तो इसकी खोज की। हाँ सर बिल्कुल उन लोगों ने की। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वो देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं वो रह ही जाएगा। क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? क्या तुम बता सकती हो, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ये पूछा है आपसे, क्या तुम बता सकती हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? क्या लाभ थे? बहुत सारे लाभ थे। सबसे पहला लाभ क्या? अगर आप लेख किसी पत्ते पर लिखवाते हो, जैसे ताम्रपत्र बताया था, तो क्या होगा, एक समय बाद उस ताम्र पत्ते को या तो कीड़े खा जाएंगे, है ना, या हो सकता है वो रखने उठाने में ही बर्बाद हो जाएगा ना, मतलब वो नष्ट हो जाएगा, उसके नष्ट होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। क्या ऐसा अभिलेख के साथ है? ऐसे अभिलेख जो पत्थर और धातु पर बनाए गए हो उनके साथ है? नहीं सर, बात तो सही है। मतलब ताम्र पत्ते पर जो लेख लिखे गए थे उनकी आयु लंबी रहेगी या आपके अभिलेखों की आयु लंबी रहेगी? स्वाभाविक सी बात है। अशोक के अभिलेख जब वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं, अशोक आपका कब राजा हुआ? 300 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, लगभग 2600 साल पहले राजा था आपका अशोक। उसके लिखे हुए अभिलेख आज भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लाभ है ना, एक लिखवाने का लाभ तो यही हो गया ना कि अभिलेख आसानी से नष्ट नहीं होते और आपके पांडुलिपि वगैरह आसानी से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। और भी लाभ है, ताम्र पत्ते होंगे, कहीं बारिश वारिश में गिर जाए, आग में जल जाएंगे, पानी में बर्बाद हो जाएंगे। क्या अभिलेख के साथ ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो जैसे है वैसा ही लिखा बना रहेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर सकते हो उन्हें, लेकिन नष्ट होना उनका इतना आसान नहीं है। तो ये लाभ है अभिलेख में या कठोर सतह पर। अभिलेख क्या है? कठोर सतह ही तो है। ये लाभ है कठोर सतह पर आपके लेख लिखवाने के। ठीक है ना। नीचे क्या लिखा है? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? अब स्वाभाविक सी बात, आपको कोई परमानेंट चीज चाहिए, आपको कुछ चीज मजबूती से बनानी है ना, तो उसके लिए आपको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। जैसे ताम्रपत्र को क्या पेड़ से तोड़ के लाए, उसको बांधा और लिखना चालू कर दिया। अब अभिलेख पर लिखने में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी? पहले उस पत्थर को तराशो, है ना, उस पत्थर को तराशो, है ना, और फिर उस पे जो लिखावट रहेगी, जिस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा वो आसानी से नष्ट ना हो। तो लिखने में क्या होगा? पत्थर पे लिखने में समय तो लगेगा, तो ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना, ज्यादा मेहनत लगेगी। ये भी हो सकता है तराशने में ज्यादा ताकत लगा तो पत्थर टूट भी जाएगा। क्या ताम्रपत्र के साथ ऐसा था? नहीं। तो ये कठिनाइयां हैं कि पत्थर पे लिखने में समय लगेगा, उसे तराशने में समय लगेगा। ठीक है ना। ये कठिनाइयां आती थी किसके? अभिलेख लिखने में। और जहां कठिनाइयां आती हैं वह कार्य क्या रहते हैं? लंबे चलते हैं, अच्छे रहते हैं। इसीलिए अभिलेखों के लिखने के लाभ प्राप्त होते थे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। पूछ रही थी तुम बता सकती हो, रसीदा से ही पूछा होगा, आपसे तो पूछा नहीं, रसीदा से पूछा तो शुरू में मिली थी अपने को। ठीक है, तो रसीदा ने बता दिया। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां तक हो गया, आप आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, क्या लिखा है? क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये पूछा है, आगे बताएंगे। उसके आगे क्या लिखा है? पांडुलिपियों, मैंने बताया था ताम्रपत्र वगैरह पे जो बनाई जाती पांडुलिपि होती थी। ठीक है ना। उसके बाद अभिलेख, जो पत्थरों और धातुओं पर बनाए जाते थे, वो क्या आपके अभिलेख। उसके अलावा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब देखो क्या बोला है, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व, जो कहीं से चीज उन्हें मिलती है उसके लिए स्रोत शब्द का यूज करते हैं। स्रोत शब्द का यूज क्या करते हैं? हम बोलते हैं, मैंने आपसे पूछा कि बेटा कि आपने बोला सर मेरे मोहल्ले में कल लड़ाई हो गई थी, तो मैंने कहा आपको ये जानकारी का स्रोत क्या है? आपका जानकारी का स्रोत क्या है? तो आप क्या बोलोगे? पापा ने बताया था। इसका मतलब यह हुआ ये जानकारी आपको कहां से प्राप्त हुई, किस माध्यम के जरिए आपको ये जानकारी प्राप्त हुई। इसीलिए अभिलेखों और पांडुलिपियों और इन चीजों के लिए इतिहासकार क्या यूज करते थे? स्रोत शब्द का, कि ये जानकारी का स्रोत क्या है? वो फलानी पांडुलिपि है। इस जानकारी का स्रोत क्या है? वो अभिलेख है। ठीक है ना। मैंने आपसे पूछा आपके मोहल्ले में लड़ाई हुई, आपकी जानकारी का स्रोत क्या है? सर पापा ने बताया।
मतलब आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से मिली आपको ये स्रोत, यानी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो क्या बोल दोगे पापा से हुई, ठीक है ना। चलो अब एक शब्द और इसमें दिया है इतिहासकार। इतिहासकार किस शब्द का यूज करते हैं, स्रोत का। अब मन में आ जाता है कभी सर इतिहासकार क्या होता है, इतिहासकार क्या हो, इतिहास क्या होता है, अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन ही क्या है आपका इतिहास है, जो निकल चुका है उसके बारे में हम जान रहे हैं, वही क्या है, या जो अतीत हो गया वो सब क्या है, इतिहास है। तो इतिहासकार क्या करते हैं, उसी अतीत का अध्ययन करते हैं, है ना। अतीत का अध्ययन क्या है, इतिहास है, और उस अध्ययन को करने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं, उसे इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है ना। स्रोत प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन सूत्रों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। देखो पहले पूछा था स्रोत का अर्थ, स्रोत का समझ आ गया, कहाँ से मिली जानकारी। इतिहासकार का अर्थ बता दिया, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहास क्या कर, जब उन्हें स्रोत प्राप्त होते हैं, आप ही मान लो आपको घर में आपको कोई पुरानी घटना बताए, या पुरानी घटने किसी आपके बड़े भाई की या बड़ी बहन की क्या मिल जाए, आपको डायरी जानने को मिल जाए, सॉरी पढ़ने को मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आप उसके अतीत के बारे में जान रहे हो और आप बड़ी उत्सुकता के साथ खुश होकर उसकी डायरी पढ़ोगे। क्यों, आपको एक स्रोत मिल गया है क्या जानने का, आपके बड़ी भाई या बड़ी बहन के इतिहास को जानने का क्या मिल गया, एक स्रोत मिल गया, बड़े आप बड़े चाव के साथ हंसते हंसते उस डायरी को क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। सेम चीज क्या करते थे इतिहासकार, स्रोत जब प्राप्त हो जाता तो अतीत को पढ़ना उनके लिए क्या हो जाता था, बहुत रोचक हो जाता था, अच्छा हो जाता था, ठीक है ना। और इन स्रोतों के माध्यम से जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, चाहे वो पांडुलिपि हो, चाहे अभिलेख हो, है ना, या और भी जैसे महल या मूर्तियां हो, इनके माध्यम से इतिहासकार अतीत के बारे में अच्छे से क्या कर लेते थे, अध्ययन कर लेते थे। या ठीक है ना, ये ठीक उसी प्रकार से करते थे जैसे कोई जासूस किसी के बारे में क्या करता है, जासूसी। और ये पुरातत्वविद इतिहासकार उन स्रोतों के माध्यम से इतिहास की क्या कर लेते हैं, जासूसी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना कि इतिहासकार क्या होता है, स्रोत क्या होता है, जानकारी, स्रोत से जानकारी प्राप्त करने का तरीका क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर हुई। चलो ठीक, ऊपर क्या लिखा था, क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, कपड़ों के अवशेष ना के बराबर मिलते होंगे, है ना। कपड़े आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं कुछ कुछ थोड़े बहुत मिल जाते हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलते होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा है इसमें आपके चैप्टर में आगे। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे, अतीत एक है या अनेक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है अतीत एक है या अनेक है। अब ध्यान देना, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत, ये पुस्तक का शीर्षक ही क्या है, हमारे अतीत, पर ध्यान दिया है यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ठीक है ना। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। अब अतीत क्या एक हो सकता है या अनेक हो सकते हैं, अतीत एक हो सकता है या अनेक हो सकते हैं। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आया कि अतीत केवल एक ही व्यक्ति का होगा क्या, क्या केवल मेरा ही अतीत है या मेरे पिताजी का अतीत है ना, या अतीत सबका है, पास्ट सबका है, पास्ट सबका हो सकता है। कैसे, हर व्यक्ति के लिए अतीत के, हर व्यक्ति के लिए उसके पास्ट के अलग अलग मायने, अलग अलग मायने कैसे, मान लो मैं खेती करता हूं, ठीक है, तो मेरे लिए मेरा अतीत अलग रहेगा, या उस समय मान लो कुछ व्यक्ति खेती करते थे तो उन कृषकों का अतीत अलग होगा, उनका पास्ट अलग होगा। कुछ व्यक्ति राजा थे तो उनका पास्ट अलग होगा, कुछ व्यक्ति मूर्ति बनाते थे तो उनका पास्ट अलग होगा, कुछ व्यक्ति डकैती करते थे, लूटमार करते थे तो उनका पास्ट अलग होगा। क्या सबका अतीत, सबका पास्ट सेम है, नहीं। तो अतीत के, सबके अतीत अलग अलग हैं और अतीत के अलग अलग क्या है, मायने हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देशों में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। सेम चीज यही,
वर्तमान में महाराष्ट्र में कोई ज्यादा त्योहार गणपति बप्पा को बनाया जाता है ना, महाराष्ट्र में गणपति पूजन ज्यादा होता है। गुजरात में जाओगे आप तो माता का पूजन होता है, गरबा होता है। राजस्थान में जाओगे तो वहाँ कुछ और होगा। नीचे तमिल में जाओगे आप, या तमिलनाडु में जाओ, कर्नाटक में जाओगे, वहाँ उनके कुछ सांस्कृतिक अलग अलग रीति रिवाज हैं। सेम चीज कहाँ थी, पहले थी। तो मतलब इससे क्या क्लियर हुआ, अतीत केवल एक व्यक्ति का नहीं होगा, या अतीत केवल एक नहीं होगा, है ना। हर व्यक्ति का अलग अलग पास्ट है और हर व्यक्ति का अलग अलग क्या है, अतीत है। उस समय भी कुछ व्यक्तियों के अलग रीति रिवाज होंगे और दूसरे व्यक्तियों के अलग रीति रिवाज होंगे। तो मतलब उन व्यक्तियों का अलग अतीत है और उन दूसरे व्यक्तियों का अतीत अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतीत क्या है, एक है? नहीं सर, अतीत क्या है आपका, अनेक है ना। अब आगे क्या दिया है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। नहीं समझ में आया? आप तटवर्ती इलाकों पे जाना। अब सर ये तटवर्ती इलाके क्या होते हैं? ऐसे इलाके जो समुद्र के किनारे स्थित है, या आप उन क्षेत्रों में जाना जहां गरीबी ज्यादा विद्यमान हो। चलो तो एग्जाम्पल के लिए क्या दे दिया, अंडमान एवं निकोबार दे दिया है। ये क्या है, द्वीप समूह है। द्वीप का मतलब होता है एक भूमि का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से। वो क्या कहलाता है बेटा, द्वीप कहलाता है। ऐसे ही द्वीप जब कई सारे इकट्ठे हों तो उन्हें क्या बोलेंगे, पूरा ग्रुप बन जाएगा, द्वीप समूह बोल देते हैं। समझ में आया ना? द्वीप क्या मतलब, भूमि का एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो। और जब ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्र ग्रुप में हो तो वो क्या कहलाते हैं, द्वीप समूह कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है अंडमान द्वीप का, अंडमान द्वीप समूह का एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ के लोग ज्यादा खेती बाड़ी नहीं करते हैं, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि से भी अलग है आपका क्या, अंडमान निकोबार। तो ये लोग खाने के लिए क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, है ना। मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, या फिर जंगलों से फल फूल एकत्रित करके अपना भोजन पूरा करते हैं या अपना पेट भरते हैं, ठीक। क्या सेम चीज हम लोग भी यही करते हैं क्या? नहीं, हम अपने भोजन के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। सर दूसरे व्यक्तियों पर कैसे निर्भर रहते हैं? ऐसे निर्भर रहते हैं, आप तो केवल लेने जाते हो क्या, आटा, या आप केवल लेने जाते हो गेहूं। क्या गेहूं को आपने उगाया? नहीं सर, उसे उगाया किसने, किसान ने। किसान कहाँ बेच गया, मंडी में। मंडी में उस किसान से थोक विक्रेता ने क्या किया, गेहूं खरीदा, ठीक है ना। फिर और उस थोक विक्रेता ने, अगर आप गेहूं लेते हो तो गेहूं आप खरीदोगे। मतलब आप निर्भर थे अपने पेट भरने के लिए किन्हीं दूसरे व्यक्तियों पर। या ये भी हो सकता है उस गेहूं का फिर क्या बनाया जाए, फैक्ट्रियों में आटा बनाया जाए, फिर आटा पैकेटों में भरकर दुकानों पर पहुंचे, आप फिर दुकान से आटा लेने जाओ। तो क्या आपने अपना पेट भरने के लिए डायरेक्ट कोई काम किया? नहीं, आप अपना पेट भरने के लिए निर्भर थे किस पर, दूसरे लोगों पर, किसान पर, व्यापारी पर, है ना, आटा बनाने वाली कंपनी पर, इन सब पर। लेकिन क्या अंडमान निकोबार में ऐसा होता है? नहीं, वो खुद जाते हैं, मछली को मारते हैं, शिकार करते हैं, फलों को इकट्ठा करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं, ठीक है। सेम चीजें जो वर्तमान में है अभी, तो एग्जाम्पल देखने आपने अंडमान द्वीप के और भारत के। सेम चीजें जो भिन्नताएं विद्यमान हैं आपके वर्तमान में, यही चीजें पहले कहाँ होती थी, प्राचीन समय में, आज से 1000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले। मतलब इन भिन्नताओं के अपने अपने क्या थे, अतीत थे। तो वही बात होगी, अतीत क्या एक है? नहीं, अतीत अनेक है। हर व्यक्ति का, हर समूह का, हर जाति का अपना अपना क्या है, अतीत है, ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। मतलब इतने सारे मैंने आपको भेद बता दिए, इतने सारे भेद यानी अंतर बता दिए। एक अन्य तरह का भेद और है क्या, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब आप आए दिन सुनते हो, पाठ भी पढ़ते हो कि अकबर राजा हुआ, है ना, बीरबल उसका मंत्री हुआ,
या महाराणा प्रताप क्या हुए, राजा हुए। तो आप इनके बारे में क्या कर लेते हो, पढ़ने में आपको मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है, सभी राजाओं का अतीत है, जितना भी अतीत है वो किसका है, केवल राजाओं का है। वो किसका है, केवल या प्रजा का है वहां की, या राजा का है, या उनके मंत्रियों का है। लेकिन क्या समाज में राजा ही रहते हैं, मंत्री रहते हैं, कुछ और लोग भी तो रहते हैं। कृषक हुए आपके, शिकारी हुए, है ना, मछुआरे हुए, पशुपालक हुए। हमें इनके बारे में पढ़ने को ही नहीं मिलता। क्यों? अब वो राजा के पास धन अधिक है, वो अपनी विजयों का उल्लेख किस में करवा देगा, एक अभिलेख में करवा देगा, किताब लिखवा देगा, पांडुलिपि में करवा देगा। ठीक है, क्या कृषक के पास इतना पैसा होगा बेटा कि वो अपना अलग से अभिलेख बना दे, अपनी अलग से पांडुलिपि बना दे? नहीं बना सकता ना। तो हमें अतीत के बारे में पढ़ने के बारे में हमें अतीत के लिए, ये अतीत के उन लोगों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है जो उस समय राजा थे, मंत्री थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उनके बारे में मिल जाता है। लेकिन एक और वर्ग था जो वर्तमान में भी है, कृषक है, जो मजदूर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं, तो अपने अतीत के बारे में नहीं लिख पाते थे। तो इसीलिए हम उस समय के प्राचीन काल के जो छोटे तबके के लोग थे, छोटे तबके इन द सेंस गरीब लोग थे आपके, व्यापारी सॉरी कृषक हुए, पशु चालक हुए, शिकारी हुए, है ना, इनके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। हाँ, अब ये होने लगा है जब से फसल असल मिलने लगी है, खुद मतलब पुरातत्वविदों द्वारा खोजने लगे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां मिलने लगी हैं कि इनका भी अतीत था, इन लोगों का भी अतीत था, जो आपके पशुपालक हैं इनका भी अतीत था। थोड़ा बहुत जान लिया, लेकिन अभी उतना नहीं जान पाए हम उनके बारे में जितना राजाओं के बारे में जाना है। तो इनके बारे में अभी क्या है, जानना शेष है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो आगे क्या है, तिथियों का मतलब आ गई वही बात। आप बार बार बोल रहे थे ना कि सर ईसा पूर्व क्या बोल रहे थे? तिथियों का मतलब क्या लिखा हुआ है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख बता दो। मैं तुम्हें खड़ा करके पूछूं, बताओ बेटा आज क्या तारीख है, तो तुम क्या करोगे, आज की तारीख बता दोगे। ठीक है ना, माह बता दोगे, वर्ष बता दोगे। जैसे 2000, मैं तुमसे पूछूं आज क्या तारीख है, आप बोलोगे 17 तारीख, आज आप बोलोगे 17 है, 20 है, जो भी है। ठीक है ना, आप क्या करोगे, बता दोगे। ज्यादा हो गया क्या? तो आपसे कोई डेट के बारे में पूछेगा तो आप बता दोगे से आज 10 तारीख है, 20 तारीख है, 30 तारीख है। महीना पूछे तो आप बोल दोगे क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। साल पूछे बोल दोगे 2001, 2002, 2003, ये सब चीजें बता दोगे। ठीक है ना। अब ये वर्ष की गणना होती कैसे है, अब इस वर्ष की गणना होती कैसे है, तो क्या लिखा हुआ है, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रचारक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व में, और उसके ईसा पूर्व यानी ईसा के पहले रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए पूरी तिथियों को उल्लेख करेंगे। चलो मैं बताता हूँ। वो अभी बहुत बार मैंने बोला 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व। तो ये ज्ञात कैसे करते हैं, वर्ष पूर्व कैसे? एक ईसा मसीह हुए, व्यक्ति हुए ईसाई धर्म के, ईश्वर, ईसाई धर्म के कौन, ईसा मसीह। ठीक, अब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, है ना, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसे क्या मान लिया, वर्ष 0 मान लिया, है ना। ईसा मसीह का जब भी जन्म हुआ वर्ष 0 मान लिया। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां क्या मान ली जाती, ईसा पूर्व, यानी ईसा के पहले। ईसा का जन्म नहीं हुआ है तो ईसा के पहले, तो जितनी भी तिथियां आएंगी उन्हें क्या बोलेंगे, ईसवी पूर्व। ठीक, ईसा के जन्म के बाद जितनी भी तिथियां आएंगी उसे क्या बोलेंगे, ईसवी। ठीक, अगर ईसा के जन्म के पहले ईसा के जन्म के पहले 2000 वर्ष पहले कोई घटना हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। और ईसा के जन्म के बाद 2000 बाद कोई घटना हुई है उसे क्या बोलेंगे, 2000 ईसवी। क्लियर हुआ बेटा? ईसा का जब जन्म हुआ उसके पहले जितनी भी तिथियां आएंगी उन्हें क्या बोला जाएगा, ईसा पूर्व बोला जाएगा। ईसा के जन्म के बाद जो तिथियां आएंगी उन्हें क्या बोला जाएगा, ईसवी बोला जाएगा। जैसे 4700 वर्ष पूर्व लिखा हुआ था तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ईसा के जन्म से 4700 पुरानी बात है।
ईसा का जब जन्म हुआ है तो 4700 साल पुरानी बात है, इसीलिए उसे क्या बोला गया है, ईसा पूर्व बोला गया है ना। अब अगर मैंने आपसे बोला 2023 चल रहा है तो इसका मतलब है ईसा के जन्म के बाद 2023 सालें निकल चुकी हैं। क्लियर हुआ ना, ईसा पूर्व में और ईसवी में अंतर समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो ये तिथियों का क्या होता है आपका मतलब होता है। अब लिखा हुआ है इसमें इतिहास और तिथियां। इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पूर्व होता है ना। कभी कभी तुम तिथियों को एडी, हिंदी में ई लिख ही पाते हो। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के वर्ष से, है ना। अभी वही बात जो वही तो लिखी जो मैंने आपको बताई है। आप क्या देखते हो अंग्रेजी में ईसा पूर्व को क्या देखते हो, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म के पहले। बिफोर क्राइस्ट यानी 4700 वर्ष ईसा पूर्व, मतलब 4700 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी के जन्म के 4700 साल पहले। और वो इनके जन्म के बाद किस में देते हो, एडी में, एनो डोमिनी यानी ईसवी में। अभी 2023 ईसवी है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। यही इसमें लिखा हुआ है। कभी कभी एडी की जगह सीई अथवा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। सेम वही बात है, सी का मतलब कॉमन एरा और बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2200 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ है। मतलब हम इन वर्षों का अध्ययन इस प्रकार से, इन वर्षों को इस प्रकार से इसलिए बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर विश्व में सभी जगह इन तिथियों को, इन जो तिथि है इसको क्या है, ये मान्य है। तो इसी के हिसाब से हम इन्हें भी मान लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ईसी और ईसा पूर्व में अंतर समझ में आ गया। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है आपका, आगे क्या लिखा हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसके लिए होता है बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे, कौन से पृष्ठ पर, पृष्ठ 3 पर। चलो आप पृष्ठ 3 पर आओ, क्या दिया है पृष्ठ 3 पर, क्या दिया है, यहाँ दिया है क्या पृष्ठ 3 पर। यहाँ नहीं दिया है बेटा, यहाँ भी नहीं है बेटा। चलो आगे आओ। यहाँ भी नहीं है बेटा, कहाँ चला गया पृष्ठ 3, ये रहा पृष्ठ 3। दो तिथियां दी हैं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व। ये दो तिथियां दी है ना, यही तो पता लगाने को बोला है। तो 4700 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के 4700 साल पहले। 2500 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले। क्लियर हो गया, पता लगा लिया हमने, कुछ नहीं छोड़ा। चलो आगे देखते हैं क्या है। हाँ आओ याद करें। अब तो आपके क्या चालू हो जाएंगे, प्रश्नोत्तरी, उसमें जो अभ्यास दिया हुआ है वो चालू हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया और इसी के साथ तिथियों के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ आ गया है तो जब भी पढ़ो इसको बुक साथ में रखना, तो और अच्छे से समझ आएगा। इसके अभ्यास, इसके प्रश्न हम अपने अगले लेक्चर में करें, ठीक है बेटा। चलो।